हेलो माय फ्रेंड्स। सो चलिए, विलियम शेक्सपियर जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और इट टेक्स टाइम। यदि मैं बात करूं विलियम शेक्सपियर तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 मंथ्स एटलीस्ट आपको देना चाहिए इसको। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए जाएं ताकि आप एक लंबा समय जो है उससे बच सकें। आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं धीरे धीरे बोलूं क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें मुझे फीडबैक मिला है कि मैं थोड़ा धीरे बोला करूं। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको वो चीजें समझ में आए। और चलिए, विलियम शेक्सपियर का ऑलरेडी मेरे कुछ पुराने वीडियोस भी हैं, बट आप उन्हें भी चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको कोशिश किया है कि ये ज्यादा इम्प्रूव्ड वन हो और ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाएं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से रिलेटेड। और टू द पॉइंट कोशिश करूंगा कि बात हो ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। चलिए, तो हियर वी गो एंड फाइन। सो विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616। तो यदि हम विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं तो इनका एक तरह से इनको जो निक नेम दिया गया है ना, एक जो उपाधि दी गई नाम की, तो विलियम शेक्सपियर का, यानी कि सॉब्रिक्वेट की बात कर रहे हैं तो इसका ऑलरेडी यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ। मैंने कोशिश किया है कि आप पीडीएफ में ज्यादा से अच्छे से कंटेंट को इजीली खुद भी पढ़ के समझ सके। तो यदि हम इसकी बात करें तो एक तो इन्हें बारहवें के नाम से जाना जाता है, ये हम जानते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और स्वीट स्वान ऑफ एवन, ये भी इनको इस नाम से भी जाना जाता है। और द बार्ड, यानी कि जो पोएट हैं, है ना, एवन के। अब एवन का मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यदि हम बर्थ प्लेस की बात करें तो स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, याद रखिएगा, इंग्लैंड में ऑन 23 अप्रैल 1564। देखिए, इनका जो बैप्टिज्म हुआ था वो 26 अप्रैल को हुआ था। तो इनके बर्थ के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इनका बैप्टिज्म का जो रिकॉर्ड है, जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं उन्हें तो पता होगा बैप्टिज्म, लेकिन जो दूसरे रिलीजन में है उनके लिए मैं आपको बता दूं कि एक एक रिलीजियस सेरेमनी होता है, बपतिस्मा जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो इनका बैप्टिज्म जो चर्च रिकॉर्ड है वो 26 अप्रैल, यानी कि 3 दिन उससे पहले घटा के यदि मान लेते हैं तो 23 अप्रैल, है ना, 1564। तो ये जगह जो है वो इसको स्टैटफोर्ड, यदि हम मैप में आपको मैं मैप दिखाऊं तो यदि आप मैप देखेंगे तो ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक, ऑलमोस्ट साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, यहाँ पे आप दूसरा मैप देखिए आपके राइट हैंड साइड में, और ये आपको बताएगा कि ये जो एवन है, यानी कि जो रिवर है, एक्चुअली ये वर्ड कहाँ से आया, मैं आगे आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा। तो यदि हम इस रिवर की बात करें, है ना, तो ये रिवर की बात करें तो ये देखिए स्टैनफोर्ड यहाँ पे है। ओके, ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे ये रिवर है और यहाँ से जा रहा है। अब एवन जो है ये एक्चुअली रिवर के लिए यूज होता है, ये शब्द रिवर के लिए, जिसका मैं आगे आपको क्लियर और करूंगा डिटेल में। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, जो हाँ, तो सॉरी, मैं यहाँ पे आपको ये बताना भूल गया कि ये कहाँ पे पड़ता है। ये पड़ता है आपका रैक्विकशायर, एक काउंटी है, जैसे हम बोलते हैं ना डिस्ट्रिक्ट होता है ना, तो ये काउंटी रैक्विकशायर के अंदर आता है, ठीक, उसके अंदर आता है। तो ये याद रखिएगा, इसके अंदर आता है, ठीक। और मैप में मैंने आपको यहाँ पे बताया ये कहाँ पे पड़ता है, और इस यहाँ से क्या जाती है, रिवर एवन, है ना। अब इस शब्द का मतलब क्या है एक्चुअली, देखिए आप एक मेरा वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ब्रिटिश हिस्ट्री, उसमें आपको
यू नो स्टार्टिंग में ही एक सेल्टिक कम्युनिटी के बारे में पता चलेगा, है ना। जो सेल्टिक ये एक ट्राइबल ग्रुप था, तो उस समय सेल्टिक जो लैंग्वेज यूज करते थे उसका ये शब्द है एवन, है ना, जिसका मतलब होता है रिवर। ठीक, तो यदि हम देखें तो काफी चेंजेस हुआ। इवन ओल्ड इंग्लिश का जो यू नो वोकैब है वो अब उसमें से कुछ ही हम यूज करते हैं, है ना। तो ये तो यहाँ इन ट्राइबल ग्रुप का जो वो शब्द है उसको यूज अभी तक वो प्रयोग में हो रहा है। ठीक, एवन जिसका मतलब क्या है, रिवर, एव वाटर। तो इसको यूज करते हैं। तो आपको एवन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यदि हम बात करें विलियम शेक्सपियर के ऑक्यूपेशन की बात करें, तो ये इंग्लिश एलिजाबेथियन, क्योंकि इस पीरियड में इन्होंने बहुत काम किया है तो इन्हें एलिजाबेथियन पोएट भी कहा जाता है। ये एक एक्टर भी थे, इन्होंने कई प्ले में एक्ट भी किया है। और इन्हें रेनेसेंस भी कहा जाता है, यानी इसका शब्द का मतलब होता है कि जिसने रिवाइव किया यूरोपियन आर्ट को, है ना। और ये एक प्ले राइट भी थे, यानी कि जो प्ले लिखते हैं। ठीक, तो ये इनका ऑक्यूपेशन था। आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जाए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब 1564 में मैंने आपको बताया था 23 को उनका बर्थ और इस दिन उनका बैप्टिज्म हुआ था, है ना। तो इससे हमने कैलकुलेशन किया था। यदि हम इनकी पेरेंट की बात करें तो ये एक्चुअली अपने पेरेंट के थर्ड सन थे, है ना, या चाइल्ड बोल सकते हैं। ठीक, और शेक्सपियर्स पेरेंट जो उनके फादर थे वो विलियम जॉन थे, है ना, और मैरी उनकी मदर थी। ठीक, who lived in the market town of Stratford upon Avon। ठीक, तो अब 1571 में देखते हैं क्या है। एट द एज ऑफ 7 शेक्सपियर जो है वो स्कूल उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। He was sent to grammar school at Stanford, where he picked up what small Latin and less Greek। ये एक्चुअली उस समय लैंग्वेज सीखे जाते थे और इसके ऊपर इनको क्रिटिसाइज भी किया है इसी चीज को लेकर के बेन जॉनसन ने, है ना। क्या कहा है उन्होंने कि शेक्सपियर हैड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इसका मतलब क्या हुआ, This is usually taken to mean that Shakespeare was not well educated and lacked knowledge of two functional languages of that time, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि वो शेक्सपियर जो थे वो कम पढ़े लिखे थे। उन्होंने बेन जॉनसन ने इस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया। ओके, सो जबकि बेन जॉनसन वो खुद इसमें कॉन्ज्यूमेट थे, यानी स्किल्ड थे। यदि आप वो वोकैबुलरी का जो मेरा सीरीज है उसको देखेंगे तो ये वर्ड आपको वहां पे अच्छे से उसका रूट वर्ड पता चलेगा। तो वो उसमें खुद वर्ड्स थे लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज किया विलियम शेक्सपियर को इस तरह से। और भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है यहाँ से क्वेश्चन। सो 1592 रॉबर्ट ग्रीन क्रिटिसाइज्ड विलियम शेक्सपियर। क्या कहा उन्होंने, एक तो उन्होंने कहा कि एन अपस्टार्ट क्रो, है ना, कौवा बोला एक नया नया जो हमारी चीजों को चोरी कर लेता है और उड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा करके। और यदि विलियम शेक्सपियर को आप देखेंगे तो वो बस कई कलेक्शन लेते थे और जोड़ के बना भी देते थे। ठीक है, और इनको मौका मिल गया था। खैर बाद में विलियम शेक्सपियर खैर एक बहुत बड़े नाम हो गए। इतने बड़े हो गए कि उनके नाम पे उनके समय में यू नो स्टोरीज उनके नाम पे, उनका नहीं हुआ करता था तो उनके नाम का भी चीज बेचते थे विलियम शेक्सपियर के नाम पे। अच्छा, और क्या कहा इन्होंने, यदि हम रॉबर्ट ग्रीन की बात करें
तो टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, है ना, टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड बोला उनको। उसके अलावा प्लेगरिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मिला के काम कर लिया करते थे अपना। इसका मतलब, इस शब्द का मतलब होता है जो दूसरे का आइडिया ये सब चुराता है, ऐसा करके। तो ये तीन चीजें जो रॉबर्ट ग्रीन है उन्होंने किस में कहा था, ये रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था किसमें, ग्रीन्स ब्रॉड वर्ड ऑफ विट में। याद रखिएगा, ये तीन बात कही थी उन्होंने, है ना। इस तरह से उन्होंने विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था। जबकि रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो एक इंग्लिश ऑथर थे, पॉपुलर थे, है ना। उन्हें मरणोपरांत पैम्फलेट के लिए जाना जाता है ना। उस समय पैम्फलेट लिखा हो जाता था, ठीक, पेजेस रहते थे, ठीक, और वो फोल्ड होके एक छोटी पुस्तक जैसी भी बन सकती थी, तो पैम्फलेट के लिए। उसके अलावा अब ये जो थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स से थे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स से भी क्वेश्चन बनता है, तो उसे भी यहीं पे जान लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है तो जितना हो सके आप वहीं पे पढ़ लीजिए। तो जानते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स इज अ फ्रेज यूज्ड टू अ नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्लेराइट्स एंड पैम्पलेटर्स। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि रॉबर्ट ग्रीन जो जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था, है ना, मरणोपरांत उनको इसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया, who were educated at universities of Oxford and Cambridge। ये एक ग्रुप था, एक ग्रुप था, और इसमें जो प्ले राइटर्स थे, ठीक, एंड पैम्फलेटर्स जो थे वो कहां से पढ़े हुए थे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ठीक। इस समूह के प्रमुख सदस्य, है ना, कौन कौन थे, यहां पे देखिए, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैस, ये सब तो कैम्ब्रिज से पढ़े थे, ठीक। जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील, ये ऑक्सफोर्ड से थे, ठीक है। इसमें एक और नाम आता है किनका, कैड, ठीक। ये भी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में शामिल किए जाते हैं, लेकिन ये ना तो कैम्ब्रिज से पढ़े थे ना ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, ठीक है, ये दोनों नहीं पढ़े थे उसमें, लेकिन इसमें शामिल किए जाते हैं। अच्छा, इन नाटककारों ने एक्चुअली एलिजाबेथन इंग्लैंड के नाट्य पुनर्जागरण, है ना, रेनेसां, एक तरह से दोबारा रिवाइव किया था, मंच तैयार किया था, जिसका फायदा किसको मिला, विलियम शेक्सपियर को, ठीक। और विलियम शेक्सपियर तो किसी बड़े यूनिवर्सिटी में ऐसे में पढ़े नहीं थे, इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन ने उनको कहा, क्या कहा था, तीन तरीके से अपने बुक में क्रिटिसाइज किया था। अभी जो हमने 3 पॉइंट पढ़ा था, ठीक, ओके। और ये क्रिस्टोफर मार्लो से ठीक 2 महीने बाद ही पैदा हुए थे, जबकि क्रिस्टोफर मार्लो इस ग्रुप में आते थे, ठीक। चलिए, आई होप इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, और ओके, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से है जिसको जानना काफी इंपॉर्टेंट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, लेट मी जस्ट ड्रैग दिस स्क्रीन, ओके। सो 1574, 1574, अब 1575 में एक इंपॉर्टेंट घटना हो गया। क्वीन एलिजाबेथ, जो महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, ने कैनिलवर्थ जो है ना, महल को, यहां पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है, को उनके पसंदीदा रॉबर्ट डुल्डे, उनके पसंदीदा रॉबर्ट डुल्डे, जो कि अर्ल ऑफ
लिसेस्टर को प्रदान कर दिया था। ऑल ऑफ लिसेस्टर। अब ऑल का मतलब क्या होता है कि जैसे सामंतवादी टाइप के लोग, है ना, रिच नॉवल पीपल, तो रॉबर्ट डुल्डे को उन्होंने क्या किया था, कैनिलवर्थ जो महल था वो क्या कर दिया था, उन्हें दे दिया था। ठीक है, प्रदान कर दिया था। ठीक, ऐसा माना जाता है कि युवा रानी डुल्डे से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को उसकी पत्नी की संदिग्ध मौत के बारे में अफवाहों से कलंकित किया गया था, है ना। तो डुल्डे की जो पत्नी थी, उनकी संदिग्ध अवस्था में मौत होने के कारण वो थोड़े से डिफेम हो गया था, डिफेम हो गए थे वो, है ना। डुल्डे ने महल पर बहुत खर्च किया, इसे एक फैशनेबल ट्यूडर महल में बदल दिया, जहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, है ना, फंक्शंस होते थे। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1566 में और फिर 1568 में कैनिवर्थ कैसल में रॉबर्ट डुल्डे का दौरा किया। मतलब वो उनके पास गई उस महल में। However, it was finally stains, इसके बाद नहीं गई, उनका वो 1575 लास्ट विजिट था, है ना, 1575, ये देखिए ऊपर। वहां पे प्रोग्राम होता था, प्ले होते थे। ऐसा तमाशा पहले कभी इंग्लैंड में नहीं देखा गया था, जिस तरह का प्ले हुआ वहां पे, वो इंग्लैंड में इससे पहले नहीं हुआ था। एलिजाबेथ का मनोरंजन भव्य दर्शकों के साथ किया गया था, जिस पर एक नकली तैरता हुआ द्वीप बनाया गया, जिसमें अप्सराओं ने भाग लिया, है ना। ठीक, और एक आतिशबाजी का प्रदर्शन जिसे 20 मील दूर से सुना जा सकता था। कहा जाता है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। कहा जाता है कि यह उत्सव शेक्सपियर के अ मिडनाइट समर ड्रीम का प्रेरणा स्रोत है ना, क्योंकि इनके फादर जो थे, है ना, वो उनको ये फेस्टिवल दिखाने के लिए ले गए थे। अब मैं आपको बताता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हम्म, ओके। सो यहां पे देखिए ऊपर, द शेक्सपियर्स फादर माइट हैव टेकन हिम टू विटनेस द व्हाट, कैनिलवर्स फेस्टिवल, जो कि एक सोर्स बना, है ना कहीं इस चीज ने विलियम शेक्सपियर को प्रेरणा दिया इन बाद में इस मिडनाइट्स ड्रीम को लिखने का। चलिए अब आगे देखते हैं। 1578 शेक्सपियर लेफ्ट स्कूल एंड हिज फादर फॉर्चुनेट एट लो एब। एट लो एब का मतलब होता है जब कोई चीज आपका कंडीशन परिस्थिति डिक्लाइन होने लग जाए, जब आप डिप्रेशन में हो, है ना, तो वो होता है एट लो एब। तो 1578 में उनके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी। 1582, at the age of 18, in 1582, he married the 26-year-old Annie Hathaway। यानी शेक्सपियर ने 8 साल की उनकी सीनियर और प्रेग्नेंट एनी हैथवे से शादी की थी। उनके 3 बच्चे हुए। ठीक, सुसैना जिनका जन्म 1583 में हुआ,
और उनके दो जुड़वे बच्चे हुए बाद में, जिनका नाम था हैनेट और जुडिथ, जो 1585 में हुए। लेकिन इनमें से हैनेट जो है वो 11 साल की उम्र में अननोन रीजन के वजह से, जिसका रीजन नहीं पता है ना, अगस्त 11 को उनका डेथ हो गया। सुनैना ने जॉन हॉल से शादी किया था, है ना, 2 months बिफोर शेक्सपियर्स डेथ। ठीक, तो ये तो उनके फैमिली के बारे में हो गया। चलिए आगे देखते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें क्या क्या है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही जॉइंड अ प्लेइंग कंपनी, है ना, उन्होंने एक प्लेइंग कंपनी जिसका नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बर्सलैन मैन। और बाद में इसका किंग्स मैन में नाम चेंज हो गया था। इसके पीछे की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, है ना। उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया था जिसका नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, है ना। और बाद में इसका नाम क्या हो गया, किंग्समैन। ऐसा क्यों हुआ वो हम आगे जानेंगे डिटेल में। निकोलस रो, जिन्होंने सबसे पहला बायोग्राफी लिखा था विलियम शेक्सपियर का, ही वॉज इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। कौन, निकोलस, है ना, पोएट एंड मिसलेनियस राइटर, was appointed as poet laureate in 1715, है ना, में पोएट लॉरेट भी बने थे। तो ये बताते हैं, इन्होंने ना केवल विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफी लिखा था पहला, बल्कि इनके अनुसार 1586 में शेक्सपियर ने अपना ये स्टैटफोर्ड अपॉन एवन छोड़ दिया था। अपना एक तरह से वो बोल सकते हैं गांव छोड़ दिया था। और कहां चले गए थे ये, भाग के लंदन। तो ऐसा क्यों हुआ था, ठीक, इसके पीछे का क्या रीजन था, तो निकोलस बताते हैं। और इसके पीछे कई थियरी है, लेकिन निकोलस क्या बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे रीजन में जो सबसे फेमस है और जिसे निकोलस ने बताया है कि वह है चार्ले कोट के एक हिरन को चुराने का और उसका शिकार करने के लिए मुसीबत में पड़ गए थे, है ना। तो यदि हम चालेकोट मैनर की बात करें, वो आज भी मौजूद है। यदि आप वहां पे जाएंगे अभी भी इंग्लैंड में देखेंगे इस जगह को, तो वहां पे देखेंगे कि वो जगह है, वहां मैदान है और आज भी वहां पे हिरन है। और ऐसा माना जाता है कि एक वो जो वहां पे हिरन है ना, उन्हीं में, मतलब ये उन्हीं हिरन में से हैं, है ना, जिनमें से एक टाइम पे विलियम शेक्सपियर ने जिनका शिकार किया था, तो उन्हीं के जनरेशन का है ना, ठीक। और उस समय वहां का जो मालिक था, ठीक, वो कौन था, सर थॉमस लूसी। तो लीगल कार्रवाई से बचने के लिए क्या हुआ, वो विलियम शेक्सपियर लंदन चले गए बचने के लिए, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन इसके साथ भी यदि आप देखें तो ये बात हजम करने वाली नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन हमने तो बात की अकॉर्डिंग टू निकोलस, है ना, उन्होंने क्या लिखा था। अब इसमें भी क्या डाउट कहां पे आता है कि ऐसा बताया जाता है जो सर थॉमस लूसी थे, जिनसे बचने के लिए लीगल कार्रवाई से बचने के लिए वो लंदन चले गए शेक्सपियर। खुद सर थॉमस लूसी के पास लाइसेंस नहीं था फॉर रनिंग डियर एट द हाउस एट दैट टाइम। तो उनके पास खुद लाइसेंस नहीं था। तो ये सब यू नो कुछ चीजें हैं जो डाउट क्रिएट करती हैं, बट इट्स ओके। जो हमारा जो सोर्स है उसको हमने डिस्कस किया और इसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। चलिए 1594 टाइटस एडोनिकस एक्टेड बाय अर्ल ऑफ सुसेक्स मैन, है ना। अब देखिए
ये अर्ल ऑफ सुसेक्स मैन कौन थे? द अर्ल ऑफ सुसेक्स मैन वॉज प्लेइंग कंपनी, एक प्लेइंग कंपनी थी या ट्रुप ऑफ एक्टर थे इन एलिजाबेथन एंड जैकोबियन इंग्लैंड, है ना। जो एलिजाबेथन का राज था या जैकोबियन का राज था। मोस्ट नोटेबल फॉर देयर कनेक्शन विद द अर्ली करियर ऑफ विलियम शेक्सपियर, है ना, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने एक बोले तो कहीं ना कहीं ये उनके करियर को बूस्ट हुआ था, यहां से मिला था, तो कनेक्टेड थे। तो टाइटस एडोनिस सबसे पहले, है ना, एक्टेड बाय अर्ल ऑफ सुसेक्स इन 1594। अब आगे बढ़ते हैं 1597। May 4 शेक्सपियर ब्रॉट न्यू पैलेस एट 1597 तक जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने क्या किया, एक पैलेस स्टैटफोर्ड में खरीद लिया था एंड स्टेड इन लंदन टिल 1609 तक वो लंदन में ही रहे। शेक्सपियर ने बेन जोन्स के एवरीमैन में उनके ह्यूमर में अभिनय किया था, उसमें उन्होंने एक्ट किया था। सिर्फ इसमें ही उन्होंने एक्ट नहीं किया है, आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने और कहां पे किन में एक्ट किया है, कौन सा रोल उन्होंने किया है। सो ही ऑल्सो ज्वाइंड बर्वेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स, है ना, तो बर्वेज कंपनी को भी उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक। और ये बेन जॉनसन का एवरीमैन में उन्होंने मैन इन हिज ह्यूमर में भी उन्होंने प्ले किया था, शेक्सपियर ने भाग लिया था, अभिनय किया था, एक्टिंग किया था। बिटवीन 1585 से 92 तक ही बिगेन सक्सेसफुल करियर इन लंदन, और जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे वो कब तक रहे लंदन में, 1609 तक, ठीक, 1609 तक एज एन एक्टर, राइटर, एंड इन 1594 he joined a acting troupe called लॉर्ड चैम्बर्समैन मन, है ना, हमने अभी पढ़ा था। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। लॉर्ड चैम्बर्समैन मैन, जिसका नाम क्या हो गया था बाद में, किंग्समैन। और मैंने आपको बताया था कि किंग्समैन क्यों हो गया, इसका रीजन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए ठीक, अब नीचे आते हैं। 1599 द लॉर्ड्स चैम्बर्समैन ओपन देयर ओन थिएटर। अब इस ग्रुप ने अपना खुद का एक थिएटर ओपन कर लिया था साउथ बैंक ऑफ द रिवर सेम, और इस थिएटर का नाम था द ग्लोब, ठीक। इस थिएटर में विलियम शेक्सपियर एक पार्टनर थे 1/10 शेयर के लिए, और सिर्फ इसमें ही पार्टनर नहीं थे, है ना, वो ब्लैकस्फेस थिएटर में भी पार्टनर बने विलियम शेक्सपियर, ठीक। और ये जो था इन 1603 द ग्रुप वाज, ये जो ग्रुप था, है ना, जिसका बाद में नाम चेंज हो गया था, क्या, किंग्समैन आफ्टर किंग्स जेम, है ना। तो इसका और डिटेल में रीजन देखेंगे कि ये नाम कैसे चेंज हुआ। तो इस ग्रुप जिसका नाम चेंज हो गया था बाद में किंग्समैन, तो इस ग्रुप ने कौन सा थिएटर स्टार्ट किया था, ग्लोब, और ग्लोब में विलियम शेक्सपियर एक पार्टनर थे, उनका शेयर कितना था, 1/10। अच्छा चलिए, अभी हमने पढ़ा था कि विलियम शेक्सपियर ने, है ना, यहाँ पे एवरीमैन, है ना, एवरीमैन इन हिज ह्यूमर में एक्ट किया था, जैसे लिखा था किसने, बेन जॉनसन ने, ओके। और बेन जॉनसन ने स्टार्टिंग में, यदि मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक, बेन जॉनसन famously said that the Shakespeare had a small Latin and less Greek, ऐसा बोला था उनको, तो याद रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। तो क्या उन्होंने और भी चीजों में और भी जगह पे एक्ट किया है, तो ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर ने एडम का रोल किया है, किसमें, एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट में एडम का रोल किया है।
हैमलेट में गोस्ट का रोल किया है ना। हेनरी फिफ्थ में कोरस का रोल किया है। और किंग डंकन इन मैकबथ, मैकबथ में किंग डंकन का रोल किया है। ठीक, अब आराम से वीडियो पॉज करके अपना नोट्स भी बना सकते हैं इफ यू वांट। और आपको यदि पता है चीजें तो आप जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे 1601 एसेक्स एग्जीक्यूटेड एंड साउथैम्पटन इम्प्रिजन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? एसेक्स एग्जीक्यूटेड और साउथैम्पटन कौन था, एसेक्स कौन था, उन्होंने क्या किया था जो एसेक्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया और साउथैम्पटन इम्प्रिजन? देखिए इसकी कहानी। अब देखिए एलिजाबेथ फर्स्ट के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट के बाद, यानी कि इन्होंने कोशिश किया था तख्ता पलट के लिए, विद्रोह करने के लिए। एक तरह से तख्ता पलट का मतलब ये नहीं कि खुद ही बनना चाहते थे कुछ हो, लेकिन विद्रोह कर दिया था, एक तरह से अगेंस्ट चले गए थे। और इन्होंने कोशिश किया था इनने कि ये लोगों के बीच में फैला दें कि इंग्लैंड को स्पेन के हाथों एलिजाबेथ ने बेच दिया, ऐसा। ठीक, ताकि लोग एलिजाबेथ के खिलाफ हो जाए। तो ये इनकी गलती थी। रॉबर्ट डेवरक्स जो हैं द सेकेंड अर्ल ऑफ एसेक्स, ये एक नॉवल थे, नॉवलमैन थे, was the main leader of this rebellion in 1601। ठीक, तो 1601 में विद्रोह किया था एलिजाबेथ के अगेंस्ट, है ना। तो अर्ल ऑफ एसेक्स जो हैं वो उसके मेन लीडर थे, जिनका नाम था रॉबर्ट। 7 फरवरी को एसेक्स के कुछ अनुयायी ग्लोब थिएटर में लॉर्ड चैम्बरलिन के पुरुषों से रिचार्ड सेकंड के एक विशेष प्रदर्शन के मंचन के लिए कहने के लिए गए थे, जिसमें बयान दृश्य भी शामिल था, है ना। ये जो विद्रोह करना चाहते थे उससे रिलेटेड। कंपनी इस तरह के एक विवादास्पद नाटक को करने से झिझक रही थी, लेकिन अंततः 40 सीलिंग, है ना, जो कि इस समय 2020 में बात करें तो लगभग इतना के बराबर का भुगतान करने का वादा किए जाने पर सहमत हो गई थी। लेकिन उसी दिन प्रीवी काउंसिल ने एसेक्स को उनके सामने पेश होने को बुलाया। अब ये तो विद्रोह करना चाह रहे थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी और इन्होंने मना कर दिया। विद्रोह के 2 सप्ताह से भी कम समय के बाद एसेक्स और साउथहैम्पटन, इन दोनों को, क्योंकि इनको इम्प्रिजन कर दिया गया था, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुकदमा केवल 1 दिन चला। क्यों? क्योंकि पहले से इन्होंने दोषी मान ही लिया था और पहले से ही डिसाइड कर लिया था इनको क्या पनिशमेंट देना है, तो लंबा कहां चलेगा मुकदमा। हालांकि एसेक्स ने अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने जो फॉलोअर थे उनको बचाने के लिए सारे सबूत जला दिए थे कि भाई फंसू तो सिर्फ मैं फंसू, मेरे सपोर्टर्स ना फंसे। और 25 फरवरी 1601 को एसेक्स का सिर लंदन के टावर की परिधि में काट दिया गया। ठीक, और वहां सेंट पीटर एंड बिनोला के चर्च में उनको दफना दिया गया। ठीक, तो इसके पीछे ये कहानी थी। और ये सब घटना जो हुआ कब हुआ? 1601 में। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 1602 में शेक्सपियर परचेज्ड 107 एकड़ ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड का मतलब क्या होता है? जिसमें आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। विच ही एडेड टू न्यू पैलेस, क्योंकि न्यू पैलेस ऑलरेडी खरीद चुके हैं, है ना। और काफी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया था। अब मैंने आपको बताया था कि ये किंग्समैन की स्टोरी मैं बताऊंगा आगे, कि जो नाम चेंज हो गया था, है ना, उसका आने वाला है। 1603 February 2, Shakespeare's company performed before Queen at Richmond। रिचमॉन्ड में परफॉर्म किया 1603। 1604
March 15, शेक्सपियर took part in procession of James Entry, यानी कि जो जेम्स थे, जेम्स फर्स्ट। अब देखिए मैं इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आपका बैकग्राउंड नहीं है लिटरेचर का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और यदि आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं किया है तो जेम्स फर्स्ट जो थे वो स्कॉटलैंड के, जेम्स फर्स्ट स्कॉटलैंड के एक्चुअली किंग हुआ करते थे, और वहां पे वो जेम्स सिक्स थे। लेकिन ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये जो हैं, जब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये दोनों जगह के राजा बनेंगे, तो यहाँ पे इंग्लैंड में तो ये जेम्स फर्स्ट थे, लेकिन वहां पे वो क्या थे, जेम्स सिक्स थे, याद रखिए। इसलिए जेम फर्स्ट बोला गया यहाँ पे, है ना। बिफोर ही कमिंग टू कमिंग बोथ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक, तो जब ये आ रहे थे तो जो प्रोसेशन हुआ था, जुलूस हुआ था उनके अवसर पे, उसमें शेक्सपियर ने भाग लिया था। ही एक्सेप्टेड टू द इंग्लैंड थ्रोन, जो जेम्स फर्स्ट हैं, यानी कि स्कॉटलैंड में वो जेम्स सिक्स थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था थ्रोन, है ना। अपॉन द डेथ ऑफ, हियर जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाइलेस क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1603। उनके डेथ पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई वो वहां के राजा बनेंगे। इसीलिए इंग्लैंड में तो जेम्स फर्स्ट थे, लेकिन यहाँ पे वो सिक्स थे, है ना। जेम्स फर्स्ट के प्रवेश ने चैम्बर्सलेन मैन को सम्मान दिया, है ना। इन्होंने सम्मान दिया, और अब आपको पता चल जाएगा कि उनका नाम क्यों बदल गया, है ना। अब देखिए, सम्मान दिया। लंदन पहुंचने के तुरंत बाद जेम्स टुक ओवर पैट्रोनेज ऑफ द कंपनी, है ना। उस समय क्या होता था, पैट्रोनेज मतलब कि रिच आदमी, नॉवेल पर्सन, राजा, ये लोग नाटककार, संगीतकारों को जो अनुदान देते थे, पैसा देते थे, वो पैट्रोनेज कहलाते थे, है ना। ठीक, तो जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, तुरंत लंदन आने के बाद इनको पैट्रोनेज, है ना, took over the patronage of the company, now to be known as किंग्समैन, इसीलिए नाम बदल गया। ठीक, अब आपको इसके पीछे की कहानी समझ में आ गई होगी। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 1604 में लंदन में राजा के प्रवेश के लिए शेक्सपियर और अदर प्लेयर्स, जैसे कि द मेंबर्स ऑफ किंग्समैन, है ना, प्रिंस हेनरीज मैन, द मैनी अदर मेंबर ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, सभी सदस्यों को संभवतः 4.5 गज लंबा कपड़ा दिया गया था, पॉसिबली टू मार्च, है ना, किस चीज के लिए, मार्च करने के लिए, है ना। ये लाल कपड़ा दिया गया था प्रोसेशन में, जुलूस में। ठीक, द किंग्समैन फ्रीक्वेंटली परफॉर्म्ड एट द कोर्ट, जो किंग्समैन हैं, ठीक, जिसका मैंने आपको बताया था नाम चेंज हो गया, किंग्समैन हो गया, उन्होंने दरबार में फ्रीक्वेंटली परफॉर्म किया। नवंबर 1604 और अक्टूबर 1605 के बीच में उन्होंने 11 अलग अलग काम, अलग इंक्लूडिंग व्हाट, प्लेज सच एज मेजर्स फॉर मेजर, ओथेलो, है ना, जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस 2 बार, ओके, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर, तो इस तरह के कई प्ले उन्होंने किए कोर्ट में, है ना, दरबार में। मई 1603 के पेटिन और शेक्सपियर की मृत्यु के बीच कम से कम 107 अवसरों पर परफॉर्म किया था कोर्ट में। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि वो जो नाम चेंज हुआ था वो क्यों हुआ था, है ना, उसके पीछे का कहानी आपको पता चल गया। चलिए अब देखते हैं 1613। द टेम्पेस्ट परफॉर्म, है ना, जो टेम्पेस्ट था वो परफॉर्म हुआ था एट द फेस्टिवल ऑफ, इन द सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ विद फैट्रिक। तो प्रिंसेस एलिजाबेथ स्ट्रॉड
याद रखिए ये एलिजाबेथ स्ट्रॉथ हैं जिनकी शादी हुई थी फेडरिक से। सबसे पहले जो टेम्पेस्ट परफॉर्म किया गया था पहली बार वो किंग जेम्स की उपस्थिति में प्रदर्शित किया गया था 1611 में। टेम्पेस्ट को किंग जेम्स की बेटी राजकुमारी एलिजाबेथ के विवाह समारोह के एक भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसे वह फेडरिक इलेक्टर यहाँ की नोबलमैन कह सकते हैं आप, पैल्टीन से खोने के लिए, क्योंकि उनकी शादी हो रही थी तो एक तरह से उनकी बेटी जा रही थी। तो क्योंकि टेम्पेस्ट में भी क्या होता है, यदि आप टेम्पेस्ट आपने कहानी पढ़ा होगा तो प्रोस्पेरो ने अपनी बेटी मिरांडा को फर्डिनेंड को खो दिया था, उसी तरीके से लगभग शादी हो रही है और वो जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से सिमिलर कुछ सिमिलैरिटी है, इसीलिए इसको परफॉर्म किया गया था। ठीक, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, टेम्पेस्ट। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आता है इस तरह से, विच शेक्सपियरियन प्ले वाज परफॉर्म्ड एट द वेडिंग ऑफ प्रिंसेस एलिजाबेथ द डॉटर ऑफ जेम्स फर्स्ट। और जेम्स फर्स्ट आए थे तो उसका उनका प्रोसेशन के बारे में भी पढ़ा हमने, है ना, इन 1613। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टेम्पेस्ट, है ना। सो दिस इज द इजी वन। 1613 जो ग्लोब थिएटर था उसमें आग लग गया, है ना। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब उसमें आग लग गया था तो कौन सा वहां पे प्ले हो रहा था। हाँ, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स हेनरी एज। एक्चुअली क्या हुआ था उस प्ले के दौरान, उसमें एक सीन था जिसमें तोप चलाना था, कैनन शॉट, और वो जब चलाते हैं तो ऊपर इसके वजह से क्या होता है, आग लग जाता है। लेकिन वो रिबिल्ट हो गया था 1614, है ना, ये 14 कर लीजिएगा, ठीक, करेक्शन कर लीजिएगा, ये रिबिल्ट हो गया था। 1616 January 25 Shakespeare made his will, not signed till March 25। यहां तक उन्होंने साइन नहीं किया था। अब अप्रैल 23 को उनका डेथ हो जाता है 1616 में। देखिए बहुत ही मजेदार है, ये अप्रैल 23 को उनका बर्थ भी था, याद रखिए, तो बहुत इजी है याद रखना। और 1616 इसको डेथ हो गया, इसी को जन्म हुआ था, बैप्टिज्म उनका हुआ था 26 को, है ना। तो ये जिस दिन जन्मे थे उसी दिन मर गए। He died on 23rd April 1616 at the age of 52 in Stratford। जहां पे जन्म हुआ वहीं मृत्यु हो गई। He was buried in the chancel of Holy Trinity Church 2 days after his death। तो होली ट्रिटी चर्च याद रखिएगा, जहां पे उनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। और एपिटैफ जो जहां जिसमें दफनाते हैं, फिर वहां पे जो लिखा होता है लेख, उसको एपिटैफ बोलते हैं, है ना। तो उनके ग्रेव स्टोन पे क्या लिखा है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक forbear to dig the dust enclosed here, bless। ओके, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, जस्ट blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones। यानी अच्छे दोस्त यीशु के खातिर यहां संगलन धूल को खोदने के लिए, है ना, जो जिन्होंने उनका ग्रेव तैयार किया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो इन पत्थरों को बचाए, और शापित हो जो इनके बॉडी को मूव करे। ठीक, तो ये चीज लिखा हुआ है एपिटैफ में, याद रखिए। अच्छा, 1616 में स्टैनफोर्ड ऑन
एवन में दफन किए गए विलियम शेक्सपियर को 1770 में एक स्मारक से सम्मानित किया गया था। ये कहाँ बनाया गया था इनका स्मारक? एक्चुअली पोइट्स कॉर्नर में, है ना, इनके सम्मान में। ठीक। हालांकि शेक्सपियर की मृत्यु के तुरंत बाद विलियम वर्क्स ने सुझाव दिया था कि शेक्सपियर को वहीं दफनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बाद में उनके सम्मान में वहां पे क्या बनाया गया? एक स्मारक बनाया गया 1740। अच्छा, एक चीज आपके नॉलेज के लिए, हु इज बरीड नेक्स्ट टू शेक्सपियर, है ना? तो शेक्सपियर के नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट शेक्सपियर के जस्ट साइड में आप बोलें तो किसको दफनाया गया है? तो इसका आंसर है उनकी वाइफ एना हैथवे, है ना, along with his eldest daughter सुसैन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें। शेक्सपियर्स सोनेट्स की यदि हम बात करें तो 1590 में he wrote 154 sonnet which were published collectively कब? 1609 में। किसके द्वारा? थॉमस थॉर्पे के द्वारा। थॉमस थॉर्पे ने 1609 में, है ना, क्या पब्लिश किया? इनके सोनेट्स। और कितने सोनेट्स लिखे उन्होंने? 154। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखिएगा, जो 154 को डिवाइड किया है वो 126 सोनेट, यानी 1 से लेकर 126 सोनेट तक इन्होंने डेडिकेट किया है विलियम शेक्सपियर ने। किसको? अपने अर्ल को। मिस्टर WH का मतलब है विलियम हॉवर्ड, इसका मतलब है हेनरी विसल, इसका मतलब है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, याद रखिए। ठीक, ये थर्ड अर्ल थे। ठीक, जो शेक्सपियर के पैटर्न में से एक थे। क्योंकि यदि हम बात करें, एक और पैटर्न थे इनके, हेनरी वोस्ले, क्योंकि 2 शेक्सपियर के लॉन्ग पोएम इन्होंने इनको डेडिकेट किया था। ये 154 में से 1 to 26 इन्होंने हेनरी वोस्ले को किया था, है ना। तो ये इनके पैटर्न थे शेक्सपियर के। और एक और पैटर्न थे हेनरी वोस्ले। अच्छा, 126 के बाद यानी 127 से लेकर 152 तक, यानी 154 है ना, तो 152 तक किसको इन्होंने एड्रेस किया और डेडिकेट किया? डार्क लेडी, जिसको मैरी फिटोन के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है। मैरी फिटोन कौन थी? एक इटालियन डांसर थी, है ना, एलिजाबेथन के कोर्ट में, है ना, नृत्य करती थी। चलिए, ऐसा कहा जाता है। तो उनको डेडिकेट किया था क्योंकि ये कोर्ट में तो जाते ही थे, तो उनसे लगाव रहा है, उनको प्रेम रहा। अच्छा, द फाइनल 2 सोनेट, यानी कि देखिए 126 हो गया, फिर 127 से लेकर 152 तक। अब लास्ट के जो 2 बचे वो ट्रेडिशनल तरीके से लिखे गए थे और रेफरिंग टू द लिटिल लव गॉड। ठीक, इसको इनको इन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से लिख के इनको डेडिकेट किया हुआ। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज लव, याद रखिएगा, है ना। मेन थीम क्या है? लव। ठीक, his sonnet is divided in 3 quatrains and 1 rhyming couplet, यानी कि देखिए क्वाट्राइन यानी 3 क्वाट्राइन 3 into 4 यानी कितने हो गए? 12। हाँ, और 2 लास्ट में कपलेट होते हैं तो हो गए 14, यानी 14 लाइन का क्या कहलाता है? सोनेट कहलाता है ना। सोनेट कितने लाइन का होता है? 14 लाइंस का, यदि। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको याद रखना है जिसमें क्वेश्चन बनता है कि only three Shakespeare's 154 sonnet do not conform to the structure, यानी 154 में तो यही हिसाब किताब चलता रहा, क्या कि 4 into 3 यानी 12 और लास्ट में 2 14, है ना। द राइमिंग स्कीम ऑफ क्वार्टरन, ये मैं भूल गया एक लाइन यहां पे आपको बताना, जस्ट अ सेकेंड।
जो राइमिंग स्कीम है ऑफ द क्वाट्रेन इज ए बी ए सी, सॉरी सी बी सी डी ई एफ। राइमिंग स्कीम। अच्छा, ये जो है, आप यदि इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूजीसी नेट है ना, यूजीसी नेट के वीडियो में आप प्रोसिडी वाला देखिएगा, उसमें आपको डिटेल में बताया। और यूजीसी नेट के जो 2020 का पेपर है उसमें कहीं ना कहीं उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में बताया, लेकिन प्रोसिडी वाला आप देखेंगे यदि वीडियो तो उसमें डिटेल में बताया। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी डिस्क्रिप्शन वाले में वीडियो अपलोड करते समय उसका लिंक भी डाल दूं, तो आप चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं। यदि आपको ये चीज नहीं पता है या इसमें कंफ्यूजन है तो वहां से दूर हो जाएगा। तो उसके उन्होंने 154 में से जो अब मैंने आपको बताया था, ये जो है ना 4 into 3 यानी कि 12 और +2 का प्लेट है ना, 14 लाइंस का जो सोनेट था, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। और वो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। एक तो सोनेट नंबर 126 है, ठीक। सोनेट नंबर 99 है और सोनेट नंबर 145। सोनेट नंबर 99 15 लाइन का है, 14 की जगह 15। और सोनेट 126 12 लाइन का है ना। और सोनेट 145 है वो एम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया। अब ये सारा टेट्रामीटर है ना, और ये आपका क्वाट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, कपलेट, ये सब सारा का सारा आप उसमें देख सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखें एक बार, ठीक। शेक्सपियरियन का और बाकी का क्या है वो सारा वहां पे डिटेल में दिया है। द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट इज लव, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसके बाद 1623 में है ना, आफ्टर 7 years ऑफ डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट फोलियो है ना, फर्स्ट फोलियो क्या हुआ था, एक फोलियो में लगभग 100 पेजेस हुआ करते थे उस समय, ठीक, पब्लिश हुआ। अच्छा, तो फर्स्ट फोलियो कब कब पब्लिश हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा। फर्स्ट कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कब हुआ है ये जरूर याद रखिए, ठीक। तो इसमें फर्स्ट फोलियो में जो कलेक्शन था 36 प्लेज का कलेक्शन था। और ये किसने पब्लिश किया था, इनके दो फ्रेंड थे, जॉन हेमिंग और हेनरी कार्डल ने। और इसको टाइटल दिया गया था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, 36 प्ले, ठीक है। फर्स्ट फोलियो में ये भी एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा कि कौन से प्ले को इंक्लूड नहीं किया गया था। एक था आपका फर्स्ट फोलियो में, कौन सा नहीं था, प्रीसेस फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था। मैं ये रब कर देता हूं इनकेस आपको नोट करना हो तो। फर्स्ट फोलियो वाज 454 लीव्स, यानी एक पेज को, एक पेज में दोनों तरफ से, यानी कि इसमें 1, अब इसके पीछे 2 लिख सकते हैं आप, है ना, इसी पेज पर। तो ये एक लीफ कहलाता है, एक पेज एक लीफ, दोनों साइड से जोड़ के। सेकेंड फोलियो आया था 1632 में, थर्ड फोलियो आया था 1633 में, और फोर्थ फोलियो आया था 1685 में। ये ईयर जरूर याद रखें, ठीक। 23, 1623, 1632, ठीक, 1663, 1685। तो आप रिवाइज करेंगे तो इजीली आपको याद रहेगा। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और फिर यहाँ पे पार्ट 1 खत्म कर देंगे, वीडियो काफी लंबा हो गया है। सो 1593 वीनस एडोनियस आया था, ठीक। एडोनियस 1 2 3 4 5 6, एडोनियस के नाम में 6 लेटर्स हैं।
और ये जो है ये 6 लाइन स्ट्रेंजा था, तो यहां से याद रखिएगा। 1593 में वीनस एडोनियस पब्लिश हुआ था, डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और फर्स्ट 1 to 126 सोनेट भी इन्हीं को डेडिकेट किया गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इट वॉज रिटन इन कितने स्टैंजा, मैंने आपको बताया एडोनिस में कितने लेटर्स हैं, उस हिसाब से याद रखिएगा। और इसे आइम्बिक पेंटामीटर है ना, राइमिंग ABABBBCC ये दिया है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेगा, उस मैं आपका ये जो डाउट है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, लिंक को। इट शोज द लव ऑफ, है ना, इसमें क्या दिखाया गया है कि लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस, है ना, जो प्रेम के देवता हैं वो उनका लव बताया गया। इट्स सोर्स, और इस वीनस एडोनिस का सोर्स क्या है, हीरो एंड लिएंडर, जिसे किसने लिखा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, ये सोर्स है। चलिए दूसरा, यदि हम रेप ऑफ लिक्रेसी की बात करें तो ये एक नरेटिव पोयम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये एक ट्रेजिक स्टोरी है लिक्रेसी का, जिसका वर्च्यू भंग हो जाता है उसके रिलेटिव्स के द्वारा, यानी कि उसका रेप हो जाता है। इट हैज बीन 7 लाइन। अब देखिए इसमें लिक्रेसी में देखिए, एक मिनट, लेट मी जस्ट क्लियर इट। लिक्रेसी में इसको कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो ये 7 लाइन स्टैंजा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, है ना। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है एंड अ कंसिस्टेंट रिदम स्कीम, और इस को हम बोलते हैं क्या, राइम रॉय, ठीक, राइम रॉय। तो इसको मैंने जैसे बताया आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जरूर देखें। सोनेट नंबर 99 हमने पढ़ा है, 15 लाइन का था, है ना। यूजुअली सोनेट 14 लाइन का होता है, लेकिन ये 15 का था। सोनेट नंबर 126 कितने लाइन का था, 12 लाइन, ठीक। तो ये 2-3 चीजें हैं, 3 सोनेट ही थे जो एक्चुअली इस रूल को मैच नहीं करते थे, ठीक है। वेल, द पैशनेट प्लिग्रिमेज, प्लिग्रिमेज का मतलब क्या होता है, जो धार्मिक यात्रा करते हैं उसको प्लिग्रिमेज कहा जाता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 20 पोएम्स, है ना, एक बार गूगल कर लीजिएगा, 20 पोएम पब्लिश्ड इन 1599 बाय विलियम, ये 20 पोएम्स ही हैं, विलियम जैगर, initially attributed to William Shakespeare. However, academics now agree that only 5 of the 20 poems are actually authentically Shakespearean. तो यदि आप इसका चेक करेंगे विकिपीडिया पे तो 5 ही नाम शेक्सपियर के दिखाएगा, ठीक है, इसमें से। तो एक्चुअली इसमें से ज्यादा इतना याद रखना आपको, द पैशनेट पिलग्रिमेज, है ना, इसमें ये क्या था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, ठीक, पब्लिश्ड इन 1599। लगभग इसमें 20 पोएम थे, जिसमें से 5 शेक्सपियर के ऑथेंटिक, तो यानी कि 15 बाकी। थैंक यू सो मच। यूट्यूब चैनल C1 C2 लेवल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप में से कोई आइल्स एंड टॉफल इंडिया के बाहर जाना चाहता है तो उसका पूरा कोर्स मैं कवर करवाता हूँ। एडवांस ग्रामर प्लस स्पोकन चलता है, उसमें लिसनिंग एंड रीडिंग का अलग से प्रिपरेशन होता है आइल्स के लिए। व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, वेबसाइट ये दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट पार्ट में आगे की हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड उसको देखेंगे। सो दिस वाज द पार्ट 1। पुराने वीडियोस हैं, यदि आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम। आई विश कि आपको सक्सेस मिले आपके एग्जामिनेशन में, जिस चीज का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसमें आप सफलता मिले आपको।
बाय बाय, टेक केयर।